Hello everyone. So in this video, we are going to talk about IBPS RRB scale to IT officer, and we are going to deal with some important questions that can be important from your exam perspective. So इस particular video में हम कुछ questions लाएंगे. उन questions को आपको attempt करना है to check the readiness of yourself for the examination. So आपको इस पूरे video में क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, you have to pause the video, you have to understand the question and you have to mark an answer. At the end of every question, I will be explaining the correct answer. You have to match whether you got that particular answer correct or not. If you haven't got it correct, you have to give yourself a 0. If you have got it correct, you have to give yourself a +1. So at the end, you have to just evaluate yourself on these 20 questions which we are going to discuss now. So how much you got out of these 20 questions, you have to write down that in the comment section. So let's begin. So the first question is about the DBMS और यहाँ पर ये पूछ रहा है partial dependency is removed in which of the normal form of the normalization. So normalization is a process in the DBMS. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि partial dependency का जो concept है which is removed in which particular normal form. So यहाँ पे first, second, third, fourth and none of these. So इसका particular correct answer है second normal form. So let's take a look at every normal form. So where you have first normal form, we have second normal form, we have third normal form, and we have BCNF normal form. Also we have 4NF and 5NF, but we will restrict ourselves to these 4 only. So first normal form में क्या होता है कि हमको केवल atomicity चेक करनी है. हमारे जितने भी पर्टिकुलर डेटा हैं जो हमारे टेबल में है, जो भी हमारे आरडीबीएमएस में है, दोज ऑल शुड बी एटॉमिक इन नेचर. ओके, मल्टी वैल्यूड डेटा नहीं होना चाहिए. देन इन सेकेंड एनएफ व्हाट इट सेज कि आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए डीबीएमएस प्लस पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए मतलब कि अगर कोई प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रही है तो उस प्राइमरी की का कोई भी सबसेट उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए. थर्ड में क्या बोलते हैं, थर्ड में बोलते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, प्लस यहाँ पर जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं उसका एलएचएस और आरएचएस में कंस्ट्रेंट्स लगते हैं कि एलएचएस को हमेशा एक प्राइमरी की या फिर एक कॉम्पोजिट की होना चाहिए और आरएचएस को एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन पे और कंडीशन काम करती है. आफ्टर दैट बीसीएनएफ होता है. बीसीएनएफ में बोलते हैं कि 3NF में होना चाहिए, प्लस जो एलएचएस और आरएचएस है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का, उसमें केवल आरएचएस पे आपका कंस्ट्रेंट है दैट इट शुड बी ओनली अ प्राइमरी की और अ कॉम्पोजिट की. ओके, नो कंस्ट्रेंट ऑन आरएचएस. ओके, मतलब कि कोई और कंडीशन नहीं लग रही है इसमें. तो बीसीएनएफ आपका थोड़ा और स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है एज कंपेयर टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था हमारे नॉर्मल फॉर्म के लिए. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एट्रीब्यूट. सो व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. सो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमें पता करना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर एट्रीब्यूट्स. मतलब कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम आगे किसी भी एट्रीब्यूट्स में तोड़ नहीं सकते हैं. देन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर एट्रीब्यूट्स. ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो या तो ए सी होगा या तो बी सी होगा. फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच आर एसेंशियली द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशनशिप. ओके, then all four are true or none of these of true. So पहला ये क्लियर हो जाता है कि डी तो कभी करेक्ट आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर है. ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेटली आंसर ए या बी में से होना चाहिए. कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स एज द नेम सजेस्ट इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट. सो जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिल के बनेगा वो, तो इसका मतलब है it can be further divided into other attributes. So इसका particular answer हो जाएगा B. Even if you don't know the answer, by the normal common sense you can get the correct answer. So the third question बोल रहा है relationship in ER diagram is represented by which of the following. So ER diagram हमारा क्या होता है, diagrammatical representation होता है, schema होता है, diagrammatical schema होता है हमारे पूरे RDB में इसका. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो 5 हैं इनमें से कौन सा यूज होता है रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए. सो रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए डायमंड शेप यूज होता है ईआर डायग्राम्स में. तो कोई भी हमारी दो एंटिटीज होंगी, दे कैन बी वीक और दे कैन बी स्ट्रॉन्ग.
सो हमें उनके बीच में अगर कोई रिलेशन बताना है तो हम उस रिलेशन को यहाँ पे एक डायमंड शेप के बॉक्स में डाल करके उन दोनों एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं। ये एक एंटिटी होगी, ये एंटिटी वीक एंटिटी होगी, ये एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी जो कि रेक्टेंगल बॉक्स में रहेगी, और ये हमारे पास नॉर्मल ऐसे रहेगा। ओके, देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीसीएल। सो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि नॉट अ टीसीएल, टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कौन सा कमांड नहीं है इनमें से। सो यहाँ पे पहला कमांड है आपका कमिट का, देन यू हैव सेव पॉइंट, रिवोक, रोल बैक एंड सेट ट्रांजैक्शन। सो अगर इन सारे को देखेंगे तो यहाँ पे ऑड वन आउट केवल एक ये रिवोक कमांड है, ये आपका ग्रांट लैंग्वेज में है। ओके, ये ग्रांटिंग है, ग्रांटिंग ऑफ एक्सेस। ओके, इसका कोई लेना देना नहीं है कंट्रोलिंग से। ओके, सो जो कंट्रोल लैंग्वेजेस के पार्ट है वो आपके कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजैक्शन है। रिवोक और ग्रांट, ये दो जो हमारे होते हैं ये हमारे पार्ट नहीं होते हैं टीसीएल के। ओके, देन द फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इज विच टाइप ऑफ ज्वाइन। सो ये जो पर्टिकुलर हमारा दिया हुआ है एसक्यूएल का एक क्वेरी दिया हुआ है, सो ये कौन से टाइप का ज्वाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय इन्फो आईडी। सो इस पर्टिकुलर चीज में वी आर हैविंग अ इक्वालिटी टेस्ट, मतलब कि जो भी हमारे पर्टिकुलर दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इन्फो, इन दोनों टेबल में जो भी एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर टेबल का एम्प्लॉय आईडी और इस पर्टिकुलर टेबल का एम्प्लॉय इन्फो डॉट आईडी जब मैच कर जाएंगे तो एक नई टेबल को हमको देना है। ठीक है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स हमको यहाँ पे डालने हैं डिपेंडिंग अपॉन द इक्वालिटी ऑफ दिस थिंग। सो ये पर्टिकुलर चीज जब भी होगी तो इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ द इनर जॉइन। इनर जॉइन में वी विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ द इक्वालिटी टेस्ट इन बोथ ऑफ द टेबल्स। Sixth question says, it is a theoretical question that proxy firewalls work on which layer। So proxy firewalls किस particular layer में काम करती हैं, तो OSI की 7 layers होती हैं। So उन 7 layers में से हमारा proxy firewall किस particular layer पे काम करता है। So remember, proxy firewall comes with the application layer and it works on the application layer only. So the seventh question is like, what is the default subnet mask for class B network? So यहाँ पे क्या बताना है, default subnet mask बताना है, ना कि subnet mask, only the default one. So default one क्या है हमारा 255.255.0.0। तो हमारे पास A, B, C, D अगर हम क्लासेस लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल D तक तो हम जाते भी नहीं है, वो मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 की बात करते हैं तो हमारा जो A होता है इसका होता है 255.0.0.0, मतलब कि 255 is the network part and 0.0.0 are the host part. Then 255.255.0.0 ये होता है डिफॉल्ट मास्क क्लास B का। 255.255.255.0 ये होता है क्लास C का। ओके, सो ये 3 चीजें होती हैं आपके पास क्लास A, B और C में। ठीक है, सो ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ाने हैं तो हमको जाना पड़ेगा क्लास C की तरफ, और अगर नंबर ऑफ होस्ट्स बढ़ाने हैं तो जाना पड़ेगा क्लास A की तरफ। Coming to the eighth question बोल रहा है, which type of the operating systems are required to complete a critical task with a guaranteed amount of time। So यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, और किसी भी क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करना इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो डेफिनेटली इसका आंसर होने वाला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इन दोनों के कुछ कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, बट दोनों हमारे टाइम ड्रिवन होते हैं कि वी हैव टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम ओनली। सो इसका पर्टिकुलर आंसर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, Ninth question is asking for which of the following devices assign IP to the devices connected to the network that uses the TCP/IP। So जब भी हमारा कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से और अंडरलाइन प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP, सो कौन सा पर्टिकुलर इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट होता है फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस टू द डिवाइसेस। सो इट इज डेफिनेटली द DHCP सर्वर। DHCP सर्वर इज द वन हु इज गोइंग टू असाइन द IPs, जो IPs असाइन करके देगा। NIC गेटवे hub switches, these all are the irrelevant options here. Gateway is the one which is going to operate at the highest level of the OSI layer. Hub is a natural device, switch is the natural device just for routing the data, transferring the data here and there. NIC is for the network interface card. This enables us to access the internet only. Okay, so इसका जो correct answer है वो DHCP है। Even if you don't know the answer, you can figure it out by the elimination method.
Then you have the question for open standard refers to what? So open standards are basically those standards which are free for all party and they can be edited, omitted by the parties which are available there. Okay, so इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिसमें बोल रहा है हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें standards that are free to all parties, they can edit, omit and do whatever they want. These are the open standards. Okay. Then we have the question that is tax on goods enable the tracking of the goods electronically. ओके, सो हमारे पास जो भी गुड्स होते हैं जब उनको हम शिप करते हैं उनके बीच में जब भी हमें ट्रैकिंग करनी होती है तो हम उनकी ट्रैकिंग कैसे करते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर टैग लगाया जाता है एंड दैट टैग इज कॉल्ड REID टैग. ओके, ये सारे के सारे ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं. द करेक्ट ऑप्शन विल बी REID टैग. After that, 12th one, when you visit certain websites, spywares may be automatically downloaded. Okay, so जब भी आपको certain website पे जाते हैं तो spywares जो होते हैं which are actually the softwares which do not come into notice directly and they get downloaded automatically even without any kind of user interference. Okay, so in प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड. इट मीन्स लाइक दीज आर गेटिंग ड्राइव इन बाय द डाउनलोड्स. बाकी सारे ऑप्शंस इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए ट्रू नहीं है. आफ्टर दैट थिंग द क्वेश्चन इज लाइक द प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विद अ प्रिंटर और अ वीडियो कार्ड. ओके, सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आप उसमें देख सकते हैं कि प्रिंटर जो है ये आपका एक अलग से डिवाइस है. ओके, पेरिफेरल डिवाइस है एक आपका ये. सिमिलरली वीडियो कार्ड भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है. आप इसको बाद में लगा सकते हैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर अपने पर्टिकुलर लैपटॉप में. सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो दे मस्ट नीड अ ड्राइवर फॉर दैट थिंग. ओके, सो दे नीड अ ड्राइवर. Okay, so driver is the one who is going to help the operating system to talk for these particular peripheral devices. 14th question says that this address changes temporarily as the application connects to the internet. Okay, so ऐसा कौन सा इनमें से एड्रेस है जो कि अपने आप चेंज होता रहता है when the applications are connecting to the internet? So definitely the answer is the dynamic IP address. So IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. सो डायनेमिक वाला एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो कि चेंज होता रहता है टेम्परली फॉर अ पर्टिकुलर सेशन. ओके, स्टैटिक वाला चेंज नहीं होता है बट डायनेमिक वाला चेंज होता रहता है. After that, 15th question comes like with the reference to multi-programming operating system, pick the option which is not true. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नॉट ट्रू वाला हमको पकड़ना है. सो इंक्रीज्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन, यस डेफिनेटली सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो बढ़ेगा ही अगर मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, तो ये हमारा ट्रू होता है. देन सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेमोरी साइमल्टेनियसली, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मेमोरी में सेवरल जॉब्स को हम रखते ही हैं ताकि जब भी एक पर्टिकुलर जॉब आउट ऑफ दी क्यू जाए तो हम दूसरे को ले लें. Then it has well defined fixed time constant. Definitely हम उसमें जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स लगाते हैं, वो जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है. आफ्टर दैट, if the current job needs IO, that is the input output operation, the OS picks another job. This is not true. When the OS will need a particular other job, okay, if there is OS के पास हमारे पास कोई भी इनपुट आउटपुट के लिए अलग से जॉब आता है, so it will switch to the IO queue. It will not pick another job at the same time. Okay, वो क्यू को स्विच करता है, पर्टिकुलर जॉब को पिक आउट या पिकलेस नहीं करता है. आफ्टर दैट द फिफ्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली होल्ड्स ट्रू, दैट इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट वेयर द सिस्टम रिसोर्सेज आर efficiently utilized. Okay, so this is also true. So only the wrong option is this particular option is false. So हमारा आंसर हो जाएगा D, क्योंकि हमें बताना है not true option. After that, ये क्वेश्चन कहता है the last IP address represent, the last address of the IP represent what? So जब भी हमारे पास कोई भी IP एड्रेस होता है उसका लास्ट एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? So लास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस. रिमेंबर, जो भी आईपी होता है आपका, आईपी का जो भी सबनेट होता है, तो सबनेट की जो पहली आईपी होती है दैट इज कॉल्ड एज द यूनिकास्ट एड्रेस. ओके, यूनिकास्ट 1. एंड जो दूसरी वाली होती है उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ओके, सो ब्रॉडकास्टिंग आईपी होती है वो. सो हम ये दो आईपीज को छोड़ देते हैं, उनके बीच में जितनी आईपीज होती हैं उनको यूटिलाइज करते हैं. After that, 17th question, there are two main types of SQL indexes in the DBMS. तो वो कौन से हैं? So main, devoid, syntax, non-syntax, cluster, main, cluster and non-cluster. So cluster और non-cluster is the correct option. दो तरह की indexing होती है हमारे पास SQL में, एक होती है clustered indexes, एक होते हैं non-clustered indexes. So you can learn about these in our video. We have discussed it in the DBMS videos. So you can go and check the videos if you want more clarification on the indexing.
After that thing, 18th question goes like, what type of virus uses computer host to reproduce itself? ऐसा कौन सा वायरस है जिसको computer host mandatory है to reproduce itself? So it is worm. Okay, worm is the one which will need the computer host to reproduce itself. ये बाकी सारे चीजें ऑप्शन नहीं है. डेफिनेटली अगर केवल वायरस ऑप्शन होता तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप ही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ओनली सिंगल चॉइस करेक्ट. टाइम बम, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन. ओके, सो इट इज डेफिनेटली दी वर्म. आफ्टर दैट थिंग, HTML कमांड्स आर नोन एज. HTML कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? HTML कमांड्स को हम टैग्स बोलते हैं. जैसे कि P टैग है हमारे पास, जैसे H टैग है, H1 हेडिंग्स टैग्स एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टैग लाइक BR टैग, ब्रेक लाइन. ओके, सो डिफरेंट जो भी कमांड्स है HTML को, उनको हम क्या बोलते हैं? टैग्स बोलते हैं. After that thing, we have the 20th question, that is the measurement of the body parts such as fingerprints and retinal scan can be used for the security access. So ये particular चीज में क्या होता है? ये हमारा बायोमेट्रिक इसका करेक्ट आंसर है. If you guys are aware, if you know how Aadhaar actually works, so it takes your biometrics, that is the fingerprint and the retinal acts for the security access. So this is the biometric that is going to be there. Okay, so these were the 20 questions. Some of the questions were easy, some were difficult, and some were of the moderate level. Same kind of question you can expect in the examination of these three difficulty level. So now you have to tell me कि आपके कितने particular answers in 20 questions में सही हुए हैं, and be honest to yourself and get what output you have got out from this particular video. चेक करो कितने पर्टिकुलर आंसर सही होते हैं, और जो आंसर गलत हुए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करो, उनको गूगल करो और उनके बारे में और पढ़ो, सारे ऑप्शंस के बारे में और पढ़ो, ताकि अगर इन 20 क्वेश्चन से आपको 20 या 25 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम. So all the best for all of you who are going to appear for the exam, and stay updated and keep practicing. And if you like this video, do hit the like button and subscribe to the channel if you are still the unsubscribed user. So we'll bring some more videos for you for the last time preparation thing for the IT particular area. So stay tuned with us and we'll bring some more questions.